हम आज सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में बच्चे? मानव नेत्र के बारे में। उसके बाद मानव नेत्र की संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद मानव नेत्र में होने वाले दृष्टि दोष, अर्थात उसके बाद जरा द्रव्यूर दृष्टिता। ठीक है, जैसे आपकी आंखों का रंग, जैसे आपकी आंखों का रंग हो सकता है ब्लैक हो, इन भाई साहब की आंखों का रंग ब्राउन है ना, किरण प्रकाश की जो रे आती है ना, तो उसके कारण ही हम मानव नेत्र को फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। इस तरह से मानव नेत्र को हम और गहराई में समझ सकते हैं। देखो सारे पार्ट्स यहाँ पर, ये वाली इमेज आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है। शक्ल मत देखो, इसका चश्मा देखो। इसमें एक ऐसा चश्मा लगा हुआ है जिसके अंदर दो लेंस है। हेलो 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 हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार से फिर से समरी सीरीज में, जहां पर आकाश श्रवण मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स मैटर, आप सभी को पढ़ाने वाला हूं कुछ रॉकिंग सी फिजिक्स से रिलेटेड बातें। जैसा कि आप पिछले 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हो, उन दोनों लेक्चर्स में हमने एक चैप्टर खत्म किया है। ये जो समरी सीरीज है ना बच्चे, ये समरी सीरीज स्पेशली इस बात को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लान की गई है कि बहुत बड़ा चैप्टर को बहुत कम टाइम में फुल डिटेल और फुल जानकारी के साथ आपके लिए कराया जाए। एंड आई होप एंड आई विश आप ये लेक्चर्स को ध्यान से देखते होंगे, ध्यान से समझते होंगे, क्योंकि बच्चे अराउंड 1 शॉट के आसपास चैप्टर रहता है, आप 1 शॉट के आसपास पूरा टॉपिक रहता है, और उस टॉपिक को हम बहुत जल्दी खत्म करते हैं। अब भाई हर बार की तरह हम कुछ शुरुआत में कुछ धमाकेदार बातें करेंगे, कुछ शुरुआत में कुछ एनर्जेटिक बातें करेंगे। तो भाई साहब देखो भाई, उठो जागो और तब तक मेहनत करो जब तक सफलता आपको ना मिल जाए, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है ना जो सफलता पाने का प्रयास करते हैं, जो सफलता के लिए मेहनत करते हैं, जो सफलता के लिए कार्य करते हैं। यदि आप सोचो कि किस्मत से सफलता मिल जाए, नहीं, अगर आपकी किस्मत में ही लिखा है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। अगर किस्मत के भरोसे रह जाए तो कुछ भी ना मिलेगा। इसलिए मेहनत करो 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 करो। दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आप फोड़ ना सकते हो। बस यार एक चीज चाहिए, डेडिकेशन, मेहनत और मेहनत। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ज्यादा आप स्ट्रांग होते जाओगे। तो आज का जो लेक्चर है बहुत धमाकेदार होने वाला है। आज का जो लेक्चर है बहुत मजेदार होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। आज मैं आपको फिजिक्स का टीचर थोड़ी बहुत बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट, देखो भाई साहब फिजिक्स का टीचर हूँ, बायोलॉजी का बी भी नहीं पढ़ा कभी जिंदगी में, लेकिन फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ी बहुत बायोलॉजी आती है, थोड़ी बहुत आती है, बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो बस बने रहना आज मेरे साथ, मैं आपको पूरी बायोलॉजी आज जितनी आती है उतनी तो पढ़ा दूंगा। वैसे थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत पढ़ी है भाई मैंने, लेकिन स्कूल या कॉलेज लेवल पर नहीं पढ़ी है, लेकिन पढ़ी है, मैंने खुद अपने लेवल पर पढ़ी है, और वो बायोलॉजी में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। अब हम आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले बेटा? आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपकी क्लास 10th फिजिक्स का, जिसमें से अक्सर कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी, अगर आप रेगुलर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, 10th बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, तब भी इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में करेंगे, मतलब इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में करेंगे। आज हम मानव नेत्र से संबंधित बातें करेंगे और अगले लेक्चर में रंग बिरंगे संसार से संबंधित बातें करेंगे। अब मानव नेत्र, जैसा कि आप जानते हैं, मानव नेत्र अंग्रेजी में बोले तो ह्यूमन आई होता है, अंग्रेजी में बोले तो क्या होता है? ह्यूमन आई। ये रही दिखाया मैंने। अच्छा, मेरे उड़ान के परिंदे जानते हैं, मैंने मानव नेत्र पढ़ाया हुआ है उनको सारी बातें, तो अंग्रेजी में से कहें तो ये ह्यूमन आई। तो आज हम पढ़ने वाले बच्चे किसके बारे में? मानव नेत्र के बारे में। अच्छा देखो, मानव नेत्र को मैं एक भाषा में डिफाइन करूं, एक लाइन में डिफाइन करूं, तो मानव नेत्र मतलब हमारा कैमरा, हमारे मानव शरीर का कैमरा। मानव नेत्र अर्थात मानव शरीर का कैमरा। ठीक है, जैसे हम आसपास की चीजों को, कैमरा क्या करता है यार? आसपास की चीजों को कैप्चर कर लेता है, आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है। उसी तरह से मानव नेत्र क्या करता है? आसपास की चीजों को देखने में हमारी मदद करता है। अच्छा, अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो मानव नेत्र एक प्रकाश की संवेदना प्रदान करने वाला शरीर का एक अंग है। अर्थात मानव नेत्र से आप सुनते नहीं हो, मानव नेत्र से आप बोलते नहीं हो, मानव नेत्र से आप सुगंध नहीं लेते हो, मानव नेत्र से देखते हो। अब मानव नेत्र से देखते हो, अर्थात प्रकाश जब मानव नेत्र पर पड़ता है ना, तो मानव नेत्र जो होता है ना, वो कुछ कार्यविधि कर कर, कुछ काम कर कर आपको आसपास की वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। तो जो मानव नेत्र है ना, एक संवेदीय, प्रकाश की संवेदना देने वाला सेंस है। सेंस आप कहते हैं ना, सेंस होती है संवेदना प्रदान करने वाली ग्रंथियां जो होती हैं, सेंस देती हैं। जैसे कि हमें सुनना, बोलना, सूंघना, देखना, ये सारे सेंस होते हैं। तो बच्चे ये सोचना है ना, तो बच्चे देखो, हम मानव नेत्र से क्या करते हैं? आसपास की वस्तुओं को देखते हैं। जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हो ना, तो आप मुझे कान से नहीं देख रहे हो,
आप मुझे आंख से नहीं देख रहे हो, आप किससे देख रहे हो बच्चे? आप मुझे किससे देख रहे हो बेटा? तो मानव नेत्र से आप चीजों को देख पाते हो, मानव नेत्र से चीजों को समझ देख सकते हो, सिर्फ देख सकते हो, याद रखना। मानव नेत्र से आसपास की वस्तुओं को आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रंगारंग टॉपिक का ये सम्मेलन, रंगारंग टॉपिक का ये आयोजन, रंगारंग टॉपिक का ये त्योहार, जिसमें बहुत सारी चीजों को आज हम देखना सीखेंगे। आज हम बेसिकली मानव नेत्र की कार्यविधि समझेंगे कि मानव नेत्र से आप वस्तुओं को देख कैसे पाते हो, मानव नेत्र किस तरह से आपको वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। देखो एक एक करके सारी बातें समझेंगे। सबसे पहले हम जान लें कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम आज सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में बच्चे? मानव नेत्र के बारे में। उसके बाद मानव नेत्र की संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद मानव नेत्र में होने वाले दृष्टि दोष, अर्थात उसके बाद जरा द्रव्यूर दृष्टिता। ठीक है, मानव नेत्र क्या होता है? पहले भाई इंट्रोडक्शन ही नहीं आएगा आपको, तो आप कैसे जानोगे कि ये क्या होता है, कैसे समझोगे कि ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। उसके बाद आगे की बातें पढ़ेंगे। तो भाई अब सबसे पहले समझेंगे मानव नेत्र क्या होता है। जैसे थोड़ी बहुत परिभाषा मैंने, थोड़ा बहुत ज्ञान इसका दिया हुआ है, थोड़ी बहुत बातें मैंने अभी बताई हुई है कि मानव नेत्र की सहायता से आप आसपास की वस्तुओं को देख सकते हो। अब हम मानव नेत्र का संरचना, मानव नेत्र की एनाटॉमी पढ़ेंगे कि किस तरह से आप मानव नेत्र से आसपास की वस्तुओं को देख सकते हो। ये देखिए बेटा, एक मानव नेत्र का बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन यहां पर दिया गया है। मानव नेत्र ऐसा ही होता है ना, अगर आप थॉर की आंख को निकाल कर देखोगे, अगर आप किसी की आंख को निकाल कर देखोगे तो आपको ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा देखो, कुछ ये बीच का हिस्सा होता है जिससे आपकी आंखों का रंग दिखाई देता है, जिस बीच का हिस्सा देता है। अच्छा, जिससे आपकी आंखों का रंग, जैसे आपकी आंखों का रंग हो सकता है ब्लैक हो, इन भाई साहब की आंखों का रंग ब्राउन है ना। अच्छा ये देखो, आंख की पुतली अपने आकार को बदल रही है, और हम कुछ इसी तरह से आंख को इधर देखो, मेरी आंखें देखना, मैं आपको देखता हूँ, इधर 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 घूम रहे हैं ना। तो ये भी अच्छा देखो, ऊपर नीचे ऐसे ही मानव नेत्र भी कार्य करता है। ठीक है, मानव नेत्र जो होता है हमारे आसपास की 360 डिग्री विजन नहीं होता, इसका 360 डिग्री विजन नहीं होता, पीछे का नहीं दिखता इसमें, है ना। हमारी जो आंखें, मतलब अगर ऐसे गर्दन घुमा लोगे तो भाई पूरा ही विजन हो जाएगा, लेकिन हमारी आंखें जब तक सीधे की सामने की तरफ देख रहे हैं, पीछे का नहीं दिखाई देता। ठीक है, अच्छा वैसा नहीं कि आप चुलबुल पांडे की तरह पीछे चश्मा लगा लो और सोचो कि पीछे का दिखाई देने लगे, ना बाबा ना, ना बाबा ना, ना बाबा ना। तो बच्चे हम मानव नेत्र के बारे में कुछ आज धमाकेदार सी बातें पढ़ेंगे। अब मानव नेत्र दिखता ऐसा है। अब सबसे पहले इसकी एनाटॉमी, मतलब इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इससे पहले हम मानव नेत्र का एक और प्यारा सा चित्र देख लें। हम मानव नेत्र का एक और प्यारा सा चित्र देखते हैं। देखना, बहुत अच्छे चित्र लेकर आया हूं। अब देखो बेटा, ये वाला चित्र, ठीक है। अब देखो मानव नेत्र का चारों तरफ का एरिया, मानव नेत्र का चारों तरफ का एरिया, हम जो क्षेत्र देखते हैं, हम जो एरिया देखते हैं, वो एरिया होता है सामने का, वो एरिया होता है। अच्छा, इस दोनों चित्रों से, एक ये चित्र और एक ये जो चित्र है ना, इन दोनों चित्रों से एक बात हमें क्लियर होती है कि मानव नेत्र गोल है। मानव नेत्र कैसा है? गोल। इतना बड़ा फुटबॉल की तरह गोल नहीं, छोटा सा एक गोल होता है जिसका जो व्यास होता है, अराउंड 2.3 सेंटीमीटर के आसपास, लगभग 2.3। अच्छा देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एक सामान्य बात है, एक सामान्य जर्नल बात है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हो सकता है आपकी आंखें 3 सेंटीमीटर की हों हो सकता है आपकी आंखें 3 सेंटीमीटर, मतलब या 3 तो ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक सामान्य सी बात बता रहा हूं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक सामान्य बात है। अच्छा देखो कैसे ऊपर नीचे होता है, अभी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो मानव नेत्र जो होता है ना, एक गोलक के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? गोलक के। अच्छा, इस गोलक की खासियत होती है कि इसका देखो ये वाला हिस्सा उठा हुआ दिख रहा है, इसका फ्रंट हिस्सा कैसा होता है? थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ये जो कलर दिख रहा है ना आपको, आंखों का कलर, लाल कलर, मतलब रेड कलर, ये देखो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है, दिख रहा है आपको? साइड में जाते हुए दिखेगा, फ्रंट भी देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप साइड से देखोगे ना, जब उस देखो एक बार फिर से देखेगा, ये देख रहा उभरा हुआ हिस्सा, ये देखो यहां से जाएगा, ये देखो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा। तो मानव नेत्र का जो अग्रभाग होता है, मानव नेत्र का जो आगे का हिस्सा होता है ना, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है बच्चे, देखना
बड़ा शानदार टॉपिक है। अब हम मानव नेत्र के भागों के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र के कौन कौन से भाग, किन किन के बारे में हमें जानकारी रखना है, उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए देखिए, पूरी कार्यविधि आपको समझाई जाएगी। पहले हम मानव नेत्र क्या करता है। मानव नेत्र एक प्रकाश संसूचक ज्ञानेंद्रिय है, जिसके कारण हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। जब भी मानव नेत्र पर प्रकाश टकराता है, जब भी मानव नेत्र किसी वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश टकराता है, तो मानव नेत्र उस वस्तु का प्रतिबिंब अपने में बनाता है, और प्रतिबिंब बनाने के कारण वो आसपास की वस्तुओं को हमें देखने के योग्य बनाता है। चलिए अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखो बेटा, पार्ट्स एक एक करके सबसे आगे से शुरू करते हैं। एक एक करके हम सबसे आगे से शुरू करते हैं बच्चे। देखो, ये जितने भी आपको पार्ट दिए ना, ये जितने भी आपको पार्ट्स दिए ना, उन सभी पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे देखो, सबसे पहले ये जो कवरिंग है ना, ये जो कवरिंग है ना, एरिया सामने का, इसे कहते हैं स्वच्छ मंडल। क्या कहलाता है बच्चे? स्वच्छ मंडल। क्या कहलाता है बच्चे? स्वच्छ मंडल। अब बेटा देखो, इस कवरिंग के सामने का एरिया, ऐसे दूसरे शब्दों में बोले तो कार्निया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? कार्निया। देखो, थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा है, थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा, थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा। कार्निया के बिल्कुल पीछे, ये जो एरिया पिंक लाइन से दिख रहा है, बिल्कुल पीछे क्या भरा हुआ है? जल द्रव्य। एक लिक्विड भरा होता है, जल, पानी नहीं भरा होता। ये जल द्रव्य का मतलब पानी नहीं है, एक जल की तरह बिल्कुल तरल प्रकार का एक लिक्विड भरा हुआ। अच्छा देखो भाई साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन आपको फिर भी आज बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो यदि कोई बायोलॉजी का व्यक्ति देख रहा है तो उसको एक एक बात जानकारी के साथ पता होगी, तो कृपया बायोलॉजी के शिक्षक से इसकी संरचना अधिक जानकारी। नहीं, मैं भाई जितनी भी फिजिक्स में है वो सारी बता रहा हूँ। मतलब जल द्रव्य का ऑपरेशन करने का बोल दो आप, तो मैं थोड़ी ना कर पाऊंगा। क्रिस्टलीन लेंस का ऑपरेशन कर, मैं थोड़ी कर पाऊंगा भाई ये सारी बातें। चलो तो बेटा देखो, सबसे आगे क्या होता है? कार्निया। उसके पीछे क्या होता है? जल द्रव्य। अच्छा, जल द्रव्य के बिल्कुल पीछे ये परितारिका होती है, आपको दिख रही है? ये दो बनी हुई है, एक ये और एक ये परितारिका होती है। आपको जल द्रव्य के पीछे देखो, ये क्या होती है बच्चे? परितारिका होती है। ठीक है, अब बेटा देखना ध्यान से, ये परितारिका करती क्या है ना? ये परितारिका एक प्रकार की आंखों की खिड़की है ना? ये परितारिका के बीच का जो खोखला हिस्सा है ना, वो है पुतली। वो क्या है बच्चे? पुतली। ये परितारिका के बीच का जो रास्ता है ना, आपको मैं इस चित्र से दिखाता हूं। देखो, आप देखो इस चित्र को। ठीक, अगर आप इस ध्यान से देख पा रहे हो ना, ये जो आकार बढ़ रहा है, देखो बढ़ गया अब, और ये आकार क्या हो गया? कम हो गया। परितारिका क्या करती है? आंखों की खिड़की होती है। ये अपने आकार को बढ़ा लेती है ताकि अधिक प्रकाश अंदर जाए, और ये अपने आकार को कम कर लेती है ताकि कम प्रकाश अंदर जाए। बढ़ा लिया तो अधिक प्रकाश अंदर जाने देगी, कम कर लिया तो कम प्रकाश को जाने देगी। तो आंख के अंदर कितना प्रकाश जाना है, आंख के अंदर कितने प्रकाश को जाने की जरूरत है, कौन कंट्रोल करता है बच्चे? परितारिका कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करता है बच्चे? परितारिका कंट्रोल करती है। तो हमारी आंखों की जो परितारिका होती है ना, वो कंट्रोल करती है कि कितना प्रकाश अंदर जाना है और कितना प्रकाश बाहर जाना है। अच्छा देखो, इसके साथ ही होता है आइरिस। इसके साथ ही होता है, जैसे मेरी आंखों को आप देख पा रहे हो, मेरी आंखें ब्लैक है। हो सकता है जो व्यक्ति इस लेक्चर को देख रहा हो उसकी आंखें ग्रीन हो सकता है किसी की आंखें जो है सुनहरी तो ज़्यादा हो जाएगा, ग्रीन हो गई, ब्राउन हो गई, रेड हो। आंखों का जो रंग होता है ना, वो डिसाइड करता है आइरिस। जैसे आपके किसी मित्र की आंखों का रंग बड़ा सुनहरा है, बड़ा सुंदर सा, तो आप कहते हो ना, यार तेरी आंखों का रंग बड़ा अच्छा है। तो अब आप ऐसा नहीं बोलोगे, अब बोलोगे यार तेरी आंखों का आइरिस बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? आंखों का आइरिस ही डिसाइड करता है कि आपकी आंखों का रंग कैसा होगा। अच्छा, आइरिस जो होता है ना, वो जेनेटिक्स हो सकता है, मतलब ये अनुवांशिक ही हो सकता है यदि आपके माता पिता में से किसी एक की आंखों का रंग आपकी आंखों के रंग से मिलता हो। ठीक है, तो ये अनुवांशिक हो सकता है, ये जेनेटिक्स हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि मैं तेरी आंखों के रंग पर स्केच कलर चला दूं, तेरी आंखों के रंग को रंग दूं तो उससे रंग बदल जाए, ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आंखों का रंग जेनेटिक हो सकता है, अनुवांशिक हो सकता है। आपके परिवार में यदि किसी का है तो आपकी आंखों का रंग भी उसके जैसा हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। स्वच्छ मंडल हो गया, परितारिका हो गया, पुतली हो गया। अब पुतली के पीछे ये जो खोखला एरिया होता है ना, इसमें एक द्रव्य भरा होता है, जैसे क्या कहते हैं बच्चे? कांचाभ द्रव्य। क्या कहते हैं बच्चे? कांचाभ द्रव्य। अच्छा देखो, ये दिख रहा है आपको? पुतली, परितारिका के बिल्कुल पीछे एक लेंस है। अच्छा, ये जो लेंस है ये कांच का नहीं बना। आप सोच रहे हो कि ये लेंस कांच का बना हुआ है, नहीं, ये लेंस कांच का नहीं बना, ये लेंस एक जेल का बना हुआ है ना? ये लेंस एक जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है। अब ये लेंस हवा में तो लटका नहीं होगा,
इस लेंस को कोई ना कोई तो पकड़ा होगा ना। तो इस लेंस को पकड़ने का काम कौन कर रहा है? पक्षामी पेशियां, कुछ मसल्स होते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेरी मसल्स, ठीक है। तो इन पक्षामी पेशियों का कार्य क्या होता है? आंखों के लेंस को पकड़े रखना। इन पक्षामी पेशियों का काम क्या होता है? आंखों के लेंस को पकड़े रखना, ठीक है। तो बच्चे ये आंखों के लेंस को पकड़े रखती हैं, इसी के साथ ये पक्षामी पेशियां अपने आप को सिकोड़ भी लेती हैं और मिला भी देती हैं, जिससे ये जो लेंस होता है ना मोटा हो जाता है और पतला हो जाता है। मतलब ये जो आंखों का लेंस है ना वो अपने आकार को कंटिन्यू बदलता रहता है ताकि आप अच्छी तरह से वस्तुओं पर फोकस कर पाओ, ठीक है। तो ये आंखों के लेंस का कार्य क्या है बच्चे? आंखों के लेंस का कार्य है कि भाई क्या कार्य, रुक जाओ, सबर, रुको जरा, सबर करो, कार्य तो भी बताऊंगा, अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, इसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे ये लेंस है, लेंस को पकड़ा कौन है? पक्षामी पेशियां, ठीक है। अब लेंस का कार्य आप जानते हो, यहां पर ये जो लेंस है ना उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है बच्चे? उत्तल, अवतल नहीं होता। अवतल होगा तो प्रकाश किरणें आंखों से बाहर की तरफ आ जाएंगी, लेकिन ये कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अब ये लेंस क्या करता है? इस लेंस का काम है प्रतिबिंब बनाने में मदद करना। इस लेंस का कार्य क्या है? प्रतिबिंब बनाने में मदद करना। तो भाई साहब इस लेंस ने क्या करा? अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर कभी ये फोकस दूरी को बढ़ा लेता है, कभी ये फोकस दूरी को कम कर लेता है। किसकी सहायता से? ये पक्षामी पेशियों की सहायता से। अभी आगे आपको कार्यविधि डायग्राम के साथ समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो बेटा देखो, जैसे ये फोकस दूरी को एडजस्ट करेगा तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है यहां बनेगा। कहां पर बनेगा बच्चे? यहां पर बनेगा, ठीक है। ये कौन सा एरिया है? ये कहलाता है दृष्टिपटल। क्या कहलाता है बच्चे? दृष्टिपटल, ठीक है। हिंदी में से दृष्टिपटल कहा जाता है। तो भाई साहब दृष्टिपटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। दृष्टिपटल पर क्या हुआ? किसी भी वस्तु का क्या बन गया बच्चे? प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अच्छा, जैसे प्रतिबिंब बना ना, जैसे प्रतिबिंब बना, मान लो यहां पर प्रतिबिंब बन गया। अब जैसे प्रतिबिंब बना, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रतिबिंब बन गया? तो ईश्वर ने जब मानव नेत्र बनाई थी तो मानव नेत्र से एक नस जोड़ दी, तंत्रिका जोड़ दी। क्या जोड़ दी बच्चे? ऐसे बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं, कुछ यहां से जुड़ी आती हैं, कुछ यहां से जुड़ी आती हैं। ये सारी की सारी जुड़कर एक मुख्य तंत्रिका से जुड़ जाती है। ये सारी की सारी जुड़कर किससे जुड़ जाती है बच्चे? एक मुख्य तंत्रिका से जुड़ जाती हैं। किससे जुड़ जाती है बच्चे? एक मुख्य तंत्रिका से जुड़ जाती हैं, ठीक है। अब ये तंत्रिका कहाँ जाती है? हमारे दिमाग की तरफ। जैसे इस जगह पर दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है ना, तो ये खबर लेकर, ये जानकारी लेकर, सूचना लेकर कहाँ पहुंचा देती है? दिमाग में, तरंगों के माध्यम से, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की सहायता से ये क्या करती है कि हमारे दिमाग तक सूचना पहुंचा देती है और हमें किसी वस्तु के होने का एहसास होता है। तो शुरुआत कहां से हो गई बच्चे? शुरुआत अग्रभाग से हो गई। शुरुआत अग्रभाग से हो गई, है ना। कार्निया से हो गई। कार्निया ने करा क्या? लेंस तक प्रकाश किरणों को पहुंचाया। लेंस ने करा क्या? और ज्यादा मिलाकर उसे यहां पर इकट्ठा कर दिया, और यहां पर इकट्ठा करने के बाद दृक तंत्रिका ने क्या करा? हमारे दिमाग तक खबर पहुंचा दी, हमारे दिमाग तक सूचना पहुंचा दी, जिसके कारण हमें आसपास की वस्तुएं दिखाई दी, जिसके कारण हमें, अच्छा देखो, इसके अलावा कुछ और बातें भी होती हैं, जैसा कि यहां पर दो विभिन्न प्रकार की पेशियां होती हैं, है ना, जिसे कोन सेल्स और रॉड सेल्स कहा जाता है। कोन सेल्स जो हमारी आंखों में कई मिलियंस में कोन सेल्स होते हैं, कई बिलियंस में रॉड सेल होते हैं। कोने सेल्स यहाँ पर कोन के आकार, कोन आप जानते हो ना, शंकु के आकार के होते हैं ना, शंकु पेशियां भी कहा जाता है, ठीक है। सेल्स, मुझे सेल ज्यादा अच्छा लगता है। तो कोन सेल जो होता है ना, कोन सेल का काम क्या होता है? कोन सेल का काम होता है बच्चे कलर को पहचानना। जैसे आप पहचान पा रहे हो ना, लाल, नीला, पीला, हरा, बैंगनी, जामुनी, ये किसकी वजह से पहचान पा रहे हो? कोन सेल की वजह से, है ना, शंकु पेशियों की वजह से, ठीक है। अच्छा, पेशियां, शेल और पेशियां मुझे हिंदी में पता नहीं है, लेकिन सेल कंफर्म है, ठीक है। तो कोन सेल जो होते हैं ना बच्चे, कोन सेल की सहायता से आप क्या करते हो? कलर को पहचान पाते हो। और रॉड सेल भी होती हैं, क्योंकि ये रॉड के आकार की होती है। तो रॉड का कार्य क्या होता है? प्रकाश की तीव्रता को पहचानना, कि प्रकाश अधिक है, प्रकाश की चमक को पहचानना। मैं साधारण शब्दों में बता रहा हूं, प्रकाश की चमक को पहचानना। तो ये है आपकी मानव नेत्र की पूरी संरचना। ये है आपकी मानव नेत्र की पूरी संरचना। मतलब मानव नेत्र में कितने भाग होते हैं? सबसे अग्रभाग, है ना, अग्रभाग के पीछे एक द्रव्य भरा हुआ, उसके पीछे एक खिड़की बनी हुई है, उस खिड़की के पीछे एक लेंस लगा हुआ है, लेंस को पकड़ी हुई है मांसपेशियां, ये पेशियां, और उसके पीछे द्रव्य बना हुआ है, और उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की खबर लेकर जाती है तंत्रिका, है ना। तो बच्चे ये पूरे पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके पार्ट से संबंधित कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10th बोर्ड में। इंडिया के किसी भी बोर्ड की बात करें हम, तो 10th बोर्ड में मानव नेत्र एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मानव नेत्र एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है, जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। और हम फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तो रे ऑप्टिक्स में प्रकाश के तरंग, प्रकाश के
किरण व्यवहार की हम अध्ययन करते हैं, तो जब किरण व्यवहार की अध्ययन करते हैं तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किरण व्यवहार की वजह से बनता है। प्रकाश की जो आती है ना किरण, प्रकाश की जो रे आती है ना, तो उसके कारण ही हम मानव नेत्र को फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा और आगे सीखते हैं। अब मानव नेत्र की संरचना आपने सीख ली है, अब आपको सीखना है कि किस तरह से मानव नेत्र प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, एक इस एनिमेशन को ध्यान से देखना, इस एनिमेशन में आपको एक एक बात सिखाई गई है, देखना बेटा ध्यान से किस तरह से प्रतिबिंब बना। अब बेटा देखो प्रकाश किरण आ रही है, दिख रही है आपको, ये देखो प्रकाश किरण आ रही है, ये रेड रेड आपको हाईलाइटनर दिख रहा है, ये प्रकाश किरण आ रही है। ठीक है, और ये प्रकाश किरण देखो यहाँ पर इस जगह पर जहां पर ये दिख रहा है ना हाईलाइटनर, ठीक है, देखो प्रकाश किरण आ रही है ना, इस जहां पर हाईलाइटनर दिख रहा है ना बेटा, उस जगह पर देखना, उस जगह पर थोड़ी सी मुड़ जा रही है। तो प्रकाश किरण का मुड़ना कहां से शुरू हो जाता है, तो मानव नेत्र के अग्रभाग से प्रकाश किरण का मुड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा बाकी का काम कौन कर देता है, ये लेंस, बाकी का काम कौन कर देता है, ये लेंस। अब क्या करते हैं, ये सारी की सारी प्रकाश किरणों को कहां, दृष्टि पटल पर फोकस करते हैं। कहां पर फोकस करते हैं, दृष्टि पटल पर। अब हम इसको समझते हैं। तो भाई साहब ये किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं, किसी वस्तु से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेट कहाँ होती है बच्चे, दृष्टि पटल पर। अब दृष्टि पटल पर ही होना चाहिए। यदि येलो कलर दिख नहीं रहा है, रेड कलर बना देता हूं। ठीक है, अगर ये दृष्टि पटल पर नहीं दिखती हैं, अगर ये दृष्टि पटल पर नहीं बनती हैं, तो आपको वस्तु का प्रतिबिंब भी दिखाई नहीं देगा। तो याद रखना, आपको किसी भी वस्तु को देखना है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए बच्चे, दृष्टि पटल पर। यदि दृष्टि पटल पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है तो आपको वो वस्तु धुंधली दिखाई देगी या ब्लर दिखाई देगी, या धुंधली दिखाई देगी या फिर ब्लर दिखाई देगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो किसी भी ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, तो मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये दृक् तंत्रिका जो होती है ना, जो खबर ले जाने का काम करती है, सूचना ले जाने का काम करती है, इसके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिस क्वालिटी के कारण ये प्रतिबिंब को उल्टे से कैसा कर देती है, सीधा। जैसे हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है ना, उल्टा बनता है, ऐसे, जैसे कैसे बताऊं, ये जैसे बॉटल मान लेते हैं तो ये बॉटल का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। लेकिन हमारी जो तंत्रिका होती है ना, तंत्रिका के पास कुछ क्वालिटीज होती हैं जिसके कारण वो उस प्रतिबिंब की खबर को सीधा ले जाती है, जिसके कारण हमें प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है बच्चे, सीधा दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर, सारी बातें क्लियर है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इस वर्किंग को याद रखना, इस वर्किंग को। अब बेटा देखो आगे हम सीखेंगे कि किस तरह से, हम सीखेंगे कि किस तरह से मानव नेत्र को हम और गहराई में समझ सकते हैं। देखो सारे पार्ट्स यहाँ पर, हमने यहाँ पर सारे पार्ट्स लेरा, ठीक है, ये रही देखो तंत्रिका, ये दिख रही है आपको तंत्रिका, ये तंत्रिका आपको जुड़ी हुई है। अच्छा हम अभी जितने भी डायग्राम्स देख रहे थे वो फ्रंट व्यू से देख रहे थे, फ्रंट। अब देखो साइड व्यू से यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया गया। ये रहा मानव नेत्र का एक साइड व्यू का डायग्राम, दिख रहा है आपको, ये रहा मानव नेत्र का एक साइड व्यू का डायग्राम। देखो कितना प्यारा डायग्राम है। ठीक है, अब अच्छे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से, एक बहुत ही अच्छी बात बताई गई है जिससे बोला जाता है सामंजस्य क्षमता। क्या बोला जाता है, सामंजस्य क्षमता, अंग्रेजी में बोले द पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपको मैंने अभी 2 मिनट पहले एक बात बोली है कि यदि आप किसी भी वस्तु को देखना चाहते हो, यदि आप किसी भी वस्तु को पहचानना चाहते हो, तो कैसे पहचानोगे कि उसका प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, दृष्टि पटल पर। अब किसी भी वस्तु से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, उन सारी प्रकाश किरणों को कहां केंद्रित होना है बच्चे, दृष्टि पटल पर। कहां पर केंद्रित होना है बच्चे, दृष्टि पटल पर। यदि वो दृष्टि पटल पर केंद्रित नहीं है, आगे या पीछे केंद्रित है, तो आपको दृष्टि दोष होता है ना। उस दृष्टि दोष अगला टॉपिक है, वही पढ़ेंगे। तो हमारी जो आंख का लेंस होता है, हमारी जो आंख का लेंस होता है, वो आंख का लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है किस जगह पर, दृष्टि पटल पर। कैसे इकट्ठा करता है, अब देखो ये जो सिलेरी पेशियां हैं, पक्षामी पेशियां, पक्षामी पेशियां अपने आकार को बढ़ा रही हैं, पक्षामी पेशियां अपने आकार को कम कर रही हैं, अपने आकार को बढ़ा रही हैं, अपने आकार को कम कर रही हैं, जिसके कारण ये लेंस की मोटाई बढ़ रही है और घट रही है। तो पक्षामी पेशियां अपने आकार को बढ़ाकर या घटाकर लेंस की मोटाई को बढ़ाती है या घटाती हैं, जिसके कारण जो जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, वो प्रकाश किरणें कहां पर केंद्रित होंगी बच्चे, प्रकाश किरणें केंद्रित होंगी किस जगह पर, दृष्टि पटल पर। क्योंकि अगर दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब नहीं बना तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। तो बच्चे सामंजस्य क्षमता का तात्पर्य, पक्षामी पेशियां अपने आकार को बढ़ाकर या घटाकर ये जो लेंस है ना, इस लेंस की मोटाई में परिवर्तन करती हैं, और लेंस की मोटाई में परिवर्तन करने के बाद ये अपने सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करती हैं, और वो बिंदु कहां पर होता है, दृष्टि पटल पर। ठीक है,
ये देखो कितना प्यारा डायग्राम है, इससे आपको सारी बातें क्लियर। देखो किस तरह से पक्षामी पेशियां पास आ रही हैं, पक्षामी पेशियां अपने आप को फैला रही हैं जिससे इस लेंस की मोटाई बढ़ जाए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समंजस क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते हैं बेटा। तो समंजस क्षमता आपको पढ़ना है ना बेटा, तो समंजस क्षमता के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं हम अगले की तरफ। ठीक है, अब मानव नेत्र की कार्यविधि, जैसा कि मैं कार्यविधि को डिटेल में समझा चुका हूं, लेकिन फिर से हम यहाँ पर पूरी जानकारी को देखते हैं कि मानव नेत्र की कार्यविधि किस तरह से होती है। ठीक है, अब बेटा देखो, आप इस चित्र को ध्यान से देखना, ये एनिमेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। अब किसी वस्तु से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, किसी वस्तु से ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, और प्रथम हिस्से पर, पहले वाले हिस्से पर वो प्रकाश किरणें क्या हो गई, मुड़ गई, और बाकी मोड़ने का काम किसने कर दिया, लेंस ने। अब देखो किस तरह से लेंस, ध्यान से देखना बेटा, किस तरह से ये लेंस जो है ना अपने आकार को परिवर्तित करेगा। क्यों परिवर्तित करेगा, ताकि प्रकाश किरणें किस बिंदु पर मिले, रेड। देखो ये देखो परिवर्तित करा इसने, अपनी मोटाई को एडजस्ट करा, और इसने अपनी मोटाई को एडजस्ट करने के बाद कहां पर सारी प्रकाश किरणों को केंद्रित कर दिया, इसने अपनी सारी प्रकाश किरणों को केंद्रित कर दिया कहां पर। अब बताओ, अब बताओ, ठीक है, मैं तो बता ही रहा था, आप बताओ क्यों कर दिया। ताकि देखो जैसे यहां पर प्रतिबिंब बना, जैसे प्रतिबिंब बना, ऑप्टिकल नर्व, ये जो तंत्रिका है, दृक तंत्रिका है, इस तंत्रिका ने जो सूचना है, सूचना कहां पहुंचाई, हमारे दिमाग तक, जिसके कारण हमें आसपास की वस्तुओं को देखने की योग्यता मिली। इसके कारण ही हम आसपास की वस्तुओं को देखने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब की सूचना कहां तक आएगी, दिमाग तक आएगी। अब कोन सेल्स भी होंगे, रॉड सेल्स भी होंगे। कोन सेल्स जो होते हैं कलर सेंसिटिव होते हैं, रॉड सेल्स जो होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होती है। देखो बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है बच्चे। ये रहा लेंस एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, ये विट्रियस ह्यूमर है। ठीक है, अब ये लेंस अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, हिंदी में दृष्टि पटल बोला जाता है। ठीक है, फ्रंट हिस्सा ये कार्निया है, कार्निया ने ही प्रकाश को मोड़ने का कार्य कर दिया। तो अगर आप प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपने मार्ग से मुड़ जाना, प्रकाश का अपवर्तन अगर देखो तो रेटिना, सॉरी, कार्निया पर ही शुरुआत हो जाती है और अंत कहां हो जाता है, रेटिना पर। ठीक है बच्चे, जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं दे पाओगे यार, क्वेश्चन का आंसर नहीं। क्वेश्चन कहता है कि मानव नेत्र अभिलेंस सेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। इस क्वेश्चन का आप नहीं दे पाओगे आंसर यार। इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है, देखा आपने पढ़ा, क्या कहता है, क्या लेंस अपने आकार को बदलकर, लेंस अपने आकार को बदलकर प्रतिबिंब कहां बनाना चाहता है, प्रतिबिंब बनाना चाहता है कहां पर, कहां पर, कहां पर, सही, दृष्टि पटल पर। इसको क्या कहते हैं, मांसपेशियों की सहायता से लेंस अपने आकार को परिवर्तित करता है, इससे क्या कहते हैं, इससे कहा जाता है समंजन क्षमता। मजाक कर रहा था, आप लोग पहले आंसर दे दिए होगे, मजाक कर, थोड़ा मजाक कर लेता हूँ यार। क्या होता है अकेले कमरे में हम ऐसे रिकॉर्डिंग करते हैं, तो फील लाने के लिए मैं 2 मिनट अपने आप से मस्ती मजाक कर लेता हूँ। क्या करूँ साहब, आप लोगों के लिए ही ये PW डेडिकेटेड है, ये PW आपके लिए था, आपके लिए है और आपके लिए रहेगा हमेशा, क्योंकि इट इज़ नॉट अ नेम, इट इज़ एन इमोशन, ऐसा कि आप सभी जानते हैं, है ना। अच्छा, ये बच्चों के लिए ही इमोशन नहीं है, ये हमारे लिए भी इमोशन है, ये हमारे लिए भी भावनाओं से भरा हुआ है। इसने हमें ये जो दिख रहा है ना फिजिक्स वाला नाम, ऐसे हम अपने दिल से लगाए रखते हैं। आप जितने भी टीचर्स को देखोगे ना यहाँ के, वो सारे के सारे इस नाम को हमेशा दिल से लगाए रखते हैं। अपने आगे भी ये नाम लिखते हैं और अपने पीछे भी यही नाम लिखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमसे हमेशा हमारे सीने से लगा रहा है, हमारे दिल से जुड़ा रहा है, क्योंकि इट इज़ नॉट अ नेम, इट इज़ एन इमोशन। बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी PW इज़ नॉट अ नेम, PW इज़ एन इमोशन, PW एक भावना है हमारे लिए। ठीक है, तो बच्चे इस टॉपिक को तुम कर लोगे। अरे यार, ये तो मैंने समझने क्षमता बताया हुआ है यार, ये समझने क्षमता को तो मैं करना है, समझने क्षमता। मैंने अगर अभी फिर से बताया ना डायग्राम के साथ, अगर आप कह रहे हो कि सर नहीं बताया, अभी तो रिकॉर्डेड है, आप बोल रहे हो कि सर नहीं बताया, मैं अभी आपको सबूत के साथ दिखा दूंगा कि मैंने समंजन क्षमता से संबंधित एक एक बात आपको बताई है, जानकारी के साथ, सबूत के साथ, डायग्राम के साथ। अधिक जानकारी के लिए कृपया कर इस लेक्चर को थोड़ा पीछे कर देखें, वहां पर समंजन क्षमता का पूरा डायग्राम मैंने दिखाया है, और इस डायग्राम में क्लियर आपको समंजन क्षमता एडजस्ट करना भी सिखाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक कुछ ऐसा है, अच्छा ये वाली इमेज आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है, ये वाली इमेज आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है। अच्छा यार,
क्या आपको ये वाली इमेज प्रॉपर दिखाई दे रही है? ये पत्थर पर कॉन्सेंट्रेट करो, क्या आपको ये पत्थर दिखाई दे रहा है? अच्छा, यहाँ पर पत्थर दिखाई दे रहा है या नहीं? यहाँ पर ये झरना दिखाई दे रहा है यार, मतलब इस वाली इमेज को अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें पत्थर भी दिखाई दे रहा है, झरना भी दिखाई दे रहा है, बड़ा प्यारा सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति को हो सकता है पत्थर ही दिखाई दे रहा हो, किसी व्यक्ति को हो सकता है धुंधला, किसी व्यक्ति को हो सकता है सिर्फ झरना ही दिखाई दे रहा हो। अर्थात ये तो सामान्य नजराना है, ये तो सामान्य नजराना है, ये तो सामान्य हम वस्तुओं को देख पा रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखा होता है। अरे भाई, दूर का दिखाई नहीं देता, पास का दिखाई देता, या फिर किसी व्यक्ति को पास का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई देता। आपको एक बात बताता हूं, हमारी मानव नेत्र जो है ना, उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि की, देखो न्यूनतम तो आप इतनी पास भी रख लोगे तो भी दिख रहा है, लेकिन न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि जब हमारी पक्षामी पेशियों को सबसे कम कार्य करना पड़ता है, वो होती है स्वस्थ आंख के लिए, स्वस्थ आंख के लिए और एक वयस्क के लिए 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चे? 25 सेंटीमीटर। तो यदि आप बात करो एक स्वस्थ आंख के लिए, है ना, एक स्वस्थ आंख के लिए, तो इसका मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एक बात यह, दूसरी बात है ना, दूसरी बात, अब ये न्यूनतम दूरी है तो अधिकतम कितनी होगी? अधिकतम तो अनंत होती है। अरे तुम दूर देखो, चांद भी दिख रहा है, तारे भी दिख रहे हैं, मतलब अनंत से आने वाला प्रकाश भी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मानव नेत्र की न्यूनतम स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत होती है। जितनी दूर रख दो ऑब्जेक्ट, उससे प्रकाश किरणें आना चाहिए, बस प्रकाश किरणें आ रही है ना, हमारी आंखें उसका प्रतिबिंब बना देगी। हमारी आंखें इतनी सक्षम है, हमारी आंखें अनंत तक देख सकती हैं। पर यार, एक तो पहली बात, हम कुछ 3-4-5 किलोमीटर के आगे का देख नहीं पाते, क्योंकि पृथ्वी अपना आकार बदल लेती है। पृथ्वी की गोलाई, पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो अपने आकार को बदल लेती है। तो जैसे समुद्री एरिया की बात करेंगे, आपके घर पे मत खड़े हो जाना कि मैं 10 किलोमीटर दूर तक देख रहा हूँ, वो नहीं। आप ऊपर की तरफ देखो, चांद तारे सब दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन आपके घर के आसपास के 10-12 किलोमीटर नहीं दिखाइएगा। अब कुछ भाई अपवाद भी होते हैं, अपवाद आप जानते हो ना, कुछ अपवाद भी होते हैं। ये एक जनरल डाटा है, ये जनरल, नहीं तो आप मुझे फोन लगा के बोलो सर हमें तो 10 किलोमीटर का दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। ये तो भाई साहब दृष्टि दोष क्या होते हैं? कभी कभी हमारी आंखों में दिक्कत हो जाती है, कभी कभी हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, जिन प्रॉब्लम्स को दृष्टि दोष कहा जाता है, जिन दिक्कतों को क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब सामान्यतः दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, आज हम उनके बारे में, और दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे देखो, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो हजारों प्रकार गिना देगा, लेकिन हम पढ़ेंगे 4 प्रकार, हम पढ़ेंगे 4 प्रकार दृष्टि दोष के, एक एक करके सारी बातें समझते हैं। अब बेटा आगे देखो, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, माँ आपने मुझे वॉर्मिटा नहीं बुलाया माँ। अच्छा, ज्यादा ही बुरी ओवर एक्टिंग करी, ज्यादा ही बुरी ओवर एक्टिंग करी ना, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मन को बहलाने के लिए कर लेता हूँ। तो भाई साहब इनकी माँ ने इन्हें वॉर्मिटा बुलाया था, जिसके कारण इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इन्होंने चश्मा लगा लिया था तो इन्हें सब दिखाई दे रहा था। तो हमारी आंखों में अगर कोई दिक्कत होती है, हमारी आंखों में अगर कोई दिक्कत होती है, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम क्या लगाते हैं? चश्मा। क्या लगाते हैं? चश्मा। अब वो चश्मा कैसे कार्य करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चलो अब बेटा देखो, अब सबसे पहला दोष, बेटा आप जिस भी बोर्ड पे हो ना, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को, मेरी स्पीड देखना, मेरी बोलने का तरीका देखना, बड़े धीरे धीरे बोल रहा हूँ मैं, चिल्ला चोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही बहुत तेजी में। बड़ा शानदार चैप्टर है यार, बहुत प्यारा चैप्टर है, वन ऑफ अ फेवरेट चैप्टर फ्रॉम क्लास 10 फ्रॉम माय साइड। मुझे बड़ा प्यारा चैप्टर लगता है ना, तो बड़े आराम से इंजॉय करते करते पढ़ा रहा हूँ, बड़े मजे से, ठीक है। अच्छा देखो, आप देखो ध्यान से कि निकट दृष्टि दोष, शब्द बातों पे मत जाना, बातें झूठी हो सकती हैं। निकट दृष्टि दोष कहता है कि तुम्हें निकट का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, ये कहता है निकट दृष्टि दोष। क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष कहता है कि तुम्हें निकट का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, उल्टा चलता है। निकट दृष्टि दोष है ना, तो दूर की दृष्टि को देखने में दोष होगा, है ना। निकट दृष्टि दोष है ना, तो दूर की वस्तु को देखने में दोष होगा। अब निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, मैं आपको बताऊं। निकट दृष्टि दोष होने के 2 कारण है। पहले, आपकी जो आंख है ना, उसके गोलक का बड़ा हो जाना, आंख का जो आकार है ना वो बढ़ जाना, आंख अब क्या हो जाना, आंख का। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि एक सामान्य आंख का आकार इतना होता है, लेकिन अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, अगर किसी प्रकार का कुछ और बात है, तो अपने आकार को परिवर्तित कर लेता है। तो यदि हम किसी सामान्य आंख की बात करें और अगर किसी दोष सहित आंख की बात करें, तो वो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष होने का पहला कारण, ये जो नेत्रक है ना, उस नेत्रक के व्यास का बढ़ जाना। पहला देखो, यहाँ पर ये सामान्य आंख है, लेकिन ये आगे का हिस्सा लेंस बनाया मैंने, अच्छी ड्राइंग बनाई है ना, तो बच्चे देखो ये क्या हो गया, इसके गोलक का आकार बढ़ गया। एक ये
दूसरा, या फिर लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। दो कारण होते हैं, पहले गोलक के आकार का बढ़ जाना, दूसरा या फिर लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। अब देखो बेटा, अपन समझते हैं इसकी कार्यविधि को बड़े आसान से शब्दों में। ये रहा अक्ष, ठीक है, ये रहा अक्ष। हम लेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ अक्ष से संबंधित बातें भी करेंगे। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, कोई भी वस्तु मान ली, मैंने मान लिया इस वस्तु का नाम O है, ठीक है। तो बच्चे देखो, इस O नाम की वस्तु से प्रकाश किरणें आती हैं। तो ये आती है प्रकाश किरण पहली, ठीक, ये आती है दूसरी प्रकाश किरण। कहाँ केंद्रित होंगी ये? दृष्टिपटल पर। कहाँ केंद्रित होंगे बच्चे? ये दृष्टिपटल पर। अब ये जैसे दृष्टिपटल पर आ गई, केंद्रित हो गए, मतलब हमें बढ़िया तरीके से दिख रहा है। ये इसको भी अगर प्रकाश किरण कंसीडर करें तो हमें यहाँ पर बढ़िया तरीके से दिख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी आंख तो बड़ी हो गई, जब यहाँ पर केंद्र, अब आपकी आंख क्या हो गई? चौड़ी हो गई। आपकी आंख क्या हो गई? बड़ी हो गई। गोलक का व्यास क्या हो गया? बढ़ गया। या फिर आपका लेंस था, उसकी फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। अब जब लेंस की फोकस दूरी कम हो गई ना बेटा, जब लेंस की फोकस दूरी कम हो गई ना, तो भाई साहब देखना ध्यान से। तो भाई साहब क्या हुआ? जब लेंस की फोकस दूरी कम हो गई ना, तो प्रकाश किरणें जो आ रही थी ना, वो मिल तो अपनी प्रॉपर जगह पर रही हैं, लेकिन आपकी आंख की दिक्कत है ना, आपकी आंख में प्रॉब्लम हो गई। तो भाई साहब, हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए इन सारी प्रकाश किरणों को कहां पर मिलाना है? दृष्टिपटल पर। लेकिन ये तो आगे मिल गई, अब हमें वो वस्तु धुंधली दिखाई देगी। अब हमें वस्तु कैसी दिखाई देगी? धुंधली। तो निकट दृष्टि दोष में दूर, ये जो दूर रखी हुई वस्तुएं होती है ना, दूर रखी हुई वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस के ये जो दृष्टिपटल के आगे आकर मिल जाती हैं, जिसके कारण हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, हमें वो वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, दो कारण होते हैं, इसको बताया। अब भाई साहब, हमें इसका इलाज करना है। सर आपने दिक्कत तो बता दी, अब आप इसका इलाज और बता दो। आपने दिक्कत तो बता दी है, अब आप इसका इलाज और बता दो कि कैसे इसका इलाज करेंगे। तो देखो बेटा, अपन देखते हैं कैसे इसका इलाज करेंगे। पहले तो एक दोष वाली आंख बना लें, जिसमें आंख में दोष होगा, ठीक है। एक ऐसी आंख बना लेते हैं जिसमें दोष होगा, ठीक है। तो ये बना ली हमने एक आंख, ठीक, क्योंकि फोकस दूरी कम हो गई है, तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? आगे, यहां पर बन गया प्रतिबिंब। अब भाई साहब, हम लगाएंगे चश्मा। हम क्या लगाएंगे? चश्मा। अब चश्मा है तो चश्मे में लेंस होगा। चश्मे में लेंस होगा। तो यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम यहाँ आंख के सामने एक लेंस रख देंगे। क्या रख देंगे बच्चे? आंख के सामने एक लेंस रख देंगे चश्मे की सहायता से, ठीक है। अब कौन सा लेंस रखेंगे? हम रखेंगे अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस रखेंगे? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। तो भाई साहब, हमने यहां पर रख दिया एक अवतल लेंस। अवतल लेंस को जैसा ही होता है ना, ठीक है, ये रख दिया अवतल लेंस। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा बच्चे? ये अवतल लेंस क्या करेगा? जो दूर की वस्तु है ना, ये जो दूर की वस्तु है ना, इस दूर की वस्तु से जो प्रकाश किरण आ रही है ना, उसे थोड़ा सा फैला देगा। अब फैला देगा तो लो भाई, ये जाकर मिल जाएंगी कहां पर? अब ये थोड़ा सा इसने फैला दिया ना, तो भाई साहब उस दूर की रखी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हमें कहां मिलता है? पास, ठीक है। तो जो दूर रखी हुई वस्तु है ना, वो हमें एहसास होता है वो पास रखी है। हमारी आंख पागल बन जाती है, हमारी आंख को हम धोखा दे देते हैं सामने क्या लगाकर लेंस। मैं जानता था मुझसे डायग्राम ज्यादा अच्छे से नहीं बनेगा, इसलिए मैं बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनाकर लाया हूं कि अगर कोई बहुत दूर रखी हुई, अब भाई निकट दृष्टि दोष है ना, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही, तो आप दूर की वस्तु को कहां लाके रख दो? पास। तो हमारी आंख को लगेगा कि दूर की वस्तु तो पास रखी है, बढ़िया देखेगी, बढ़िया सुंदर तरीके से वो आंखों को देखेगी, वस्तु को देखेगी। तो निकट दृष्टि दोष में गोलक का आकार बढ़ जाता है या फिर लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है और हमें वो वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त फोकस दूरी का, जिसकी जरूरत होगी, जितनी फोकस दूरी की जरूरत होगी, उस फोकस दूरी का कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ, क्योंकि इन्होंने कौन सा लेंस लगा लिया? अवतल लेंस लगा लिया, ठीक है, क्योंकि इनको कौन सा दोष था और इस दोष को दूर करने के लिए इन्होंने अवतल लेंस लगा लिया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना पड़ेगा क्या कि भाई साहब, लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या पुतली करती है? क्या दृष्टिपटल का? क्या पक्षामी पेशियां करती है? परितारिका, पक्षामी पेशियां। कौन करता है? पक्षामी। ओवर एक्टिंग ज्यादा करता हूं ना मैं क्या करें यार बच्चे, यार जिंदगी है, जिंदगी में गम बहुत है, खुशी के कारण ढूंढने पड़ते हैं।
टेंशन बहुत है यार, आप लोग भी एग्जाम देने, सर मेरे को मैसेज आते हैं बच्चों को, सर मुझे बहुत टेंशन, सर मुझे नींद अरे भाई साहब, टेंशन लेने से आपके एग्जाम अच्छे थोड़ी चले जाएंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको कोशिश करना पड़ेगी। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। बढ़िया कूल रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, आराम से काम पर ध्यान दो, फोकस करो। टेंशन लेने से फोकस खराब होता है। बढ़िया कूल रहो, अपने काम पर ध्यान दो, बढ़िया तरीके से हर चीज बेहतर होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब दूरदृष्टि दोष, दूर नाम पर मत जाना, नाम आपको धोखा दे सकता है। दूरदृष्टि दोष कहता है कि भाई साहब इसमें आपको, इसमें क्या होगा बच्चे, हाँ पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, दूर रखी वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसका कारण क्या होता है? इसके भी दो कारण होते हैं। या फिर आपके आंख का गोलक का छोटा हो गया, आपके आंख के गोलक का आकार कम हो गया, या लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। ठीक है, इसके गोलक के आकार का कम हो जाना या फिर लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, अब बच्चे देखो, ये हमारी एक सामान्य मानव नेत्र है, ये हमारी एक सामान्य मानव नेत्र है। जैसा कि हम इसका डायग्राम पहले बना चुके हैं। तो किसी भी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कहां पर इकट्ठी होंगी बच्चे? दृष्टिपटल पर। कहां पर इकट्ठी होंगी बच्चे? दृष्टिपटल पर। तो इस बिंदु पर वो इकट्ठी होंगी, तो यहां पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, और यह प्रतिबिंब की सूचना लेकर कौन जाएगा? बिल्कुल सही पहचाने, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग बोल रहे होगे ना, हाँ सर याद है हमें वो बात। अब भाई साहब दूरदृष्टि दोष है, इन्हें पास रखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? पास रखी हुई वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो भैया यहां पर एक वस्तु रखी है, ये मैंने पीले कलर की वस्तु बना दी। अब यहां पर एक वस्तु रखी है पीले कलर की, इस पीले कलर की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, इस पीले कलर की वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें, लो भाई कहाँ चली गई? पीछे चली गई। क्यों चली गई पीछे? ये डायग्राम मेरे से अच्छा नहीं बना, मुझे पता था डायग्रामों से अच्छा नहीं बनेगा, इसी वजह से मैं यहाँ पर क्या लेकर आया था ले भाई रफ कर देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कि डायग्राम भी नहीं बना पाते। अरे यार क्या है कि मैं आज पीपीटी पर पढ़ा रहा हूँ, मैं नोट उस पर पढ़ाता हूँ जिस पर चाइनीज ब्रश चलता है, आप पीपीटी पर पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी पर इसलिए। चलो देखो, अब भाई साहब आंख का आकार कम हो गया, आंख का आकार कम हो गया, लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई, जिसके कारण प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अब आंख के पीछे बन रहा है। अब क्या करें यार? इलाज तो कराना पड़ेगा, दिख नहीं रहा हमें, दूरदृष्टि दोष में पास का दिख नहीं रहा, इलाज तो कराना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा आपकी आंखों पर चश्मा लगाना पड़ेगा। डॉक्टर ही कह रहा आपको चश्मा लगाने की जरूरत है। तो कौन सा चश्मा लगाओगे? कौन सा लेंस का चश्मा लगाओगे? तो इस स्थिति में हम जो, एक बार फिर से मैं डायग्राम बना देता हूं, इस स्थिति में हम जिस लेंस का उपयोग करेंगे ना बच्चे, वो कौन सा लेंस होगा बच्चे? कौन सा लेंस होगा? कौन सा? जल्दी आंसर दो, आंसर देना चाह रहे हो तो उस स्थिति में जो लेंस होगा ना, उस लेंस का नाम होगा, हाँ 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 हाँ, सही 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 जवाब दे रहे हो, सही जवाब। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये बना दिया हमने उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। तो ये क्या करेगा? इस सभी आने वाली प्रकाश किरणों को थोड़ा सा पहले इकट्ठा कर देगा, थोड़ा सा पहले इकट्ठा कर देगा, जिसके कारण जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन जाएगा भाई साहब? रेटिना पर बन जाएगा। ठीक है, अब हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, अब हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ये देखो आंखों को पागल बनाता है, दूरदृष्टि दोष है ना, दूर की वस्तु बढ़िया दिखाई दे रही है तो पास रखी हुई वस्तु को दूर ले जाता है, पास रखी वस्तु को कहां ले जाता है? दूर ले जाता है। ठीक है, आंखों को पागल बनाता है और कुछ नहीं करता। ये नॉर्मल पॉइंट और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ, करेक्शन करा यहाँ पर। ठीक है, तो बेटा ये थे आपकी आंखों में होने वाली दिक्कतें, जिनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। चल भाई अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है आपसे? ही हा 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 ही हासते। हाँ, तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी यार 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5। याद करिए उन बातों को जिसमें मैंने बताया था कि आप न्यूनतम की बात कर रहे हो। न्यूनतम, अल्पमत मतलब न्यूनतम कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। अधिकतम पूछते तो अनंत लगाते हम, अधिकतम पूछते तो कितना लगाते? अनंत लगाते। भाई याद करो मेरी बातों को। अब भाई साहब जरा दूरदृष्टिता, जरा का मतलब जरा जरा महकता है वाला नहीं, जरा का मतलब उम्र के साथ होने वाली। ठीक है, ये जो दिक्कत है ना, सामान्यता उम्र के साथ होती है। आप देखो नॉर्मल इस नजराने को बड़ा प्यारा दिख रहा है, लैपटॉप भी दिख रहा है, ग्लास भी दिख रहा है कॉफी का, ये जो लिखा है वो भी दिख रहा है, आगे नाव भी दिख रही है, पहाड़ भी दिख रहा है। लेकिन भाई साहब यदि आपको प्रेसबायोपिया है, जरा दृष्टिता है, तो ना आपको पास का दिखेगा ना आपको दूर का दिखाई देगा। अब क्या करें?
अब तो ना आपको दूर दृष्टि दोष है, ना ही आपको निकट दृष्टि दोष है। अब तो आपकी आंख की ऐसी तैसी हो गई, ना आपको पास का दिखाई दे रहा, ना आपको दूर का दिखाई दे रहा। ऐसा इसलिए होता है बच्चे, क्योंकि जो पक्षामी पेशियां होती है ना, उम्र के साथ पक्षामी पेशियां कमजोर हो जाती हैं, और पक्षामी पेशियों के कमजोर होने के कारण ना ही आपको पास का दिखाई देता, ना ही आपको दूर का दिखाई देता। ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ये एक नेचुरल चीजें हैं, उम्र के साथ होती हैं। अब भाई साहब ये हो तो गया है, अब हो तो गया सर, तकलीफों को मत गिना, आप तकलीफों का हल दो, आपका काम है तकलीफों का हल देना। तो पहले हम प्रेस बायोपिया को समझते हैं कि उम्र के साथ जो पक्षामी पेशियां होती हैं, पक्षामी पेशियां कमजोर हो जाती हैं। पक्षामी पेशियां कमजोर होने के कारण ना ही वो पास का देख पाती है, ना ही वो दूर का देख पाती हैं। इसे कहा जाता है जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, अब इसे दूर करने के लिए हम बायफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। कुछ ऐसा, इसका शक्ल मत देखो, इसका चश्मा देखो, ये बाबूराव गणपतराव आपटे रे, इसकी शक्ल मत देखो, इसका चश्मा देखो। इसमें एक ऐसा चश्मा लगा हुआ है जिसके अंदर दो लेंस हैं, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, और ये चश्मे की डंडियां। कुछ इसमें ऐसा चश्मा लगा हुआ है जिसके अंदर दो 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 लेंस लगे होंगे, अवतल भी और उत्तल भी। तो भाई साहब इसके लिए हम बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। इसके लिए किसका उपयोग करते हैं बच्चे? बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। इस तरह के दोष को दूर करने के लिए, जराद्रव्य के दोष को दूर करने के लिए हम बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं बच्चे? बायफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, मतलब द्विफोकस दूरी वाले लेंस का, द्विफोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग करते हैं, ताकि दूर की वस्तु भी हमें स्पष्ट दिखाई दे, क्योंकि हम अवतल भी चाहिए और उत्तल भी चाहिए, दोनों दिक्कत हो गई ना। तो अवतल और उत्तल चाहिए तो हम एक ऐसे लेंस का उपयोग करेंगे जिसकी फोकस दूरी 2 हो, एक हिस्सा अलग होता है उसका, एक हिस्सा। अब देखना आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग होगा ना, उसके पास ऐसा चश्मा जरूर होगा जिसके नीचे एक अलग लेंस लगा हुआ और चारों तरफ एक अलग लेंस लगा हुआ है। नीचे का जो लेंस होता है पास की वस्तु को देखने के कार्य करता है, और जो ऊपर का लेंस होता है दूर की वस्तु को देखने का कार्य करता है। अब देखना अक्सर ये सामान्यतः जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, उनकी आंखों में होने वाली दिक्कत है, और इसमें इस तरह का लेंस आप अक्सर देख पाओगे। चलो अगले दृष्टि दोष की तरफ बढ़ते हैं। अगला दृष्टि दोष है दृष्टि वैषम्य, एस्टिमेटिज्म कहते हैं। बड़ा सिंपल सा है एस्टिमेटिज्म। सबसे पहले नॉर्मल, आपको सारी की सारी लाइनें प्रॉपर दिखाई दे रही है ना, आपको सारी की सारी लाइंस प्रॉपर दिखाई दे रही है ना। अब ये सारी की सारी लाइंस जब प्रॉपर दिखाई दे रही है तो यह है आपकी नॉर्मल विजन, यह है आपकी मानव नेत्र का सामान्य विजन। लेकिन किन्हीं कारणों से यदि आपका नॉर्मल विजन खराब हो जाता है, एस्टिमेटिज्म हो जाता है, तो आप इस तरह की वर्टिकल लाइंस को प्रॉपर नहीं देख सकते। आपको वर्टिकल लाइंस धुंधली दिखाई देती है। वर्टिकल लाइंस कैसी दिखाई देती हैं? धुंधली दिखाई देती हैं, और इस दोष को कहा जाता है एस्टिमेटिज्म। इस दोष को क्या कहा जाता है बच्चे? एस्टिमेटिज्म। तो एस्टिमेटिज्म में होता क्या है बच्चे? जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस प्रॉपर दिखाई नहीं देती हैं। कैसी दिखाई देती हैं? वर्टिकल लाइंस में कुछ ब्लरी, धुंधलापन दिखाई देता है, और इस दोष को कहा जाता है एस्टिमेटिज्म, दृष्टि वैषम्य। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, मोतियाबिंद। अब भाई साहब मोतियाबिंद भी, अच्छा ये अगर मैं इसे बोलूं कि उम्र के साथ होने वाली दिक्कत है तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, कि मोतियाबिंद आजकल तो छोटे बच्चों को भी हो जाता है। मोतियाबिंद आजकल तो छोटे बच्चों को भी हो जाता है। तो मोतियाबिंद एक ऐसी प्रॉब्लम है, मोतियाबिंद एक ऐसी दिक्कत है जो आजकल छोटे बच्चों को भी हो रही है। इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये कोई बड़े बुजुर्गों को ही होते, पहले यार बुजुर्गों में अक्सर पाई जाती थी। अब ये मोतियाबिंद होता क्या है? मोतियाबिंद है ना, आपने कैटरैक्ट कहते हैं इसे इंग्लिश में, एज रिलेटेड लिखा हुआ है, लेकिन आज के समय में ये एज से संबंधित नहीं है। ये सामान्य छोटे बच्चों को भी, सामान्य व्यक्ति को भी, या एक वयस्क को भी, या फिर किसी बुजुर्ग को, किसी को भी हो सकती है। ठीक है, तो बच्चे देखो कैटरैक्ट बेसिकली क्या है। अब बच्चे देखो ये नॉर्मल आई है, आप नॉर्मल आई को देख रहे हो, है ना, ये नॉर्मल आई है। ये जो गोल हिस्सा है ना, इस गोल हिस्से के पीछे छुपा हुआ है लेंस। अब इन लेंस को कौन पकड़ा हुआ? पक्षामी पेशियां। ठीक है, लेकिन इस बीमारी में, इस दिक्कत में पक्षामी पेशियों से कुछ हिस्सा लीक। आपको पता है ना, दुनिया की सारी पेशियां, मतलब हमारे शरीर की सारी पेशियां विभिन्न प्रकार के प्रोटीन की बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो पक्षामी पेशियां होती है, ये भी एक प्रकार के प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन ये प्रोटीन लीक हो जाता है। ये प्रोटीन किसी कारण से, है ना, किसी कारण से क्या हो जाता है, इस पक्षामी पेशियों से हटकर ये जो लेंस है ना, लेंस के ऊपर परत जमा लेता है। लेंस के ऊपर एक प्रोटीन की परत जम जाती है, जिसके कारण आपको मोतियाबिंद से ग्रसित व्यक्ति की आंखें का रंग थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लेंस है ना, उस लेंस के आगे मोतियाबिंद नाम की प्रॉब्लम हो गई है, जिसके कारण लेंस के आगे प्रोटीन की एक परत जम गई है। अब
इस परत के कारण ही हम इस दिक्कत को कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं बच्चे? मोतियाबिंद। अब भाई साहब जो मोतियाबिंद है ना, ये जो मोतियाबिंद है ना, इसको चश्मे से सही नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको सर्जरी कराना पड़ती है। आपने लेज़र सर्जरी होती है या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो इस सर्जरी में आप डॉक्टर क्या करता है, आंख के थोड़े से हिस्से को काट कर अब ये जो लेंस के ऊपर से, या फिर लेंस, आजकल तो लेंस बदल देते हैं ना, या फिर लेंस बदल दिया जाता है, या फिर इस लेंस के ऊपर के हिस्से को, लेंस के ऊपर के हिस्से को साफ किया जाता है, प्रोटीन की परत को हटाया जाता है। ठीक है, तो अगर मोतियाबिंद को चश्मे से सही कराना चाहो तो नहीं होती है। मोतियाबिंद को सही कराने के लिए हमें इसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। ठीक है बच्चे, तो ये थी बात आज की दिक्कतों की। ठीक है, अब आज का लेक्चर एंड होता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यार आप अगर सोचते हो कि मैं एक दिन के अंदर पूरा चैप्टर पढ़कर, एक दिन के अंदर पूरा सिलेबस पढ़कर कल मैं आईएएस की ज्वाइनिंग ले लूंगा, ऐसे नहीं होता। आपको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगी, एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगी, एक एक लाइन सीखना पड़ेगी, क्योंकि छोटी छोटी रेत के दानों से ही, छोटी छोटी रेत के दानों से ही बड़े बड़े महल बनते हैं। तो यदि आप छोटे से दाने को भी मिस करते हो और आप सोचोगे कल के दिन जाकर हम आईएएस की ज्वाइनिंग ले लें, यार सब्र रखना पड़ेगा, पैशनेट रहना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगी। आपने फर्स्ट क्लास पढ़ी, सेकंड पढ़ी, थर्ड पढ़ी, फोर्थ पढ़ी, फिफ्थ पढ़ी, सिक्स पढ़ी, सेवंथ पढ़ी, एट पढ़ी, नाइन्थ पढ़ी, 10th पढ़ी, 11th पढ़ी, 12th पढ़ी, ये एक सीढ़ियां थी, ये भी आपकी सफलता की एक सीढ़ियां थी। तो इन सभी सीढ़ियों को आपको चढ़ना पड़ेगा, इन सभी सीढ़ियों को आपको जाना पड़ेगा, इन सभी सीढ़ियों को आपको पार करना पड़ेगा, तभी सफलता आपके पास आएगी। एक दिन में कोई कार्य नहीं होगा, एक दिन में कोई कार्य नहीं होगा। तो यदि आप छोटा छोटा परिवर्तन भी करते हो, यदि आप एक एक दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चंस करके भी पढ़ते हो, एक एक दो दो तीन तीन चार चार कॉन्सेप्ट भी समझते हो, तो जिंदगी में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, जिंदगी में ऐसी कोई परेशानी भरा एग्जाम आपके लिए नहीं होने वाला, सारी चीजें आपके लिए आसान होने वाली है बेटा। तो बस इतना सा याद रखना कि छोटे छोटी सफलता के लिए, छोटे छोटे कारणों से ही सफलता प्राप्त होती है बेटा। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है बच्चों, है ना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत मजेदार लगा होगा। देखो मैंने बहुत आज पैशनेट होकर पढ़ा है, आज मैंने ना चिल्लाया है, बिल्कुल पैशनेट, क्योंकि चैप्टर बहुत अच्छा है, लॉजिक बहुत अच्छा है बच्चे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। बस कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ऐसे भी नहीं कि दिन रात पढ़ रहे हो, मतलब बीच बीच में गैप लेते रहो, खेलते भी रहो। सर भाई पढ़ाई अच्छे से करना, ध्यान लगा कर करना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, टाटा।